बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करनी है क्योंकि मुख्तलिफ जहतों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवर द वीकेंड जलसा किया और उसमें ये इंदिया दिया, जलसे में कोई फाइनल कॉल नहीं दी, लेकिन जलसे में ये इंदिया दिया कि जल्द फाइनल कॉल दी जाएगी। वो क्या हो सकती है, वो कब हो सकती है? आज ही एक ही दिन में 2 बयानात और भी आए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उन्हें इमरान खान साहब मजीद जेल में जाते नजर आते हैं, यानी कि मजीद एक सज़ा होती नज़र आती है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं इमरान खान साहब का बाहर आना फ़िलहाल उनको मुमकिन नज़र नहीं आता। तो पीटीआई का सिनेरियो ज़रा पहले कुछ मिनट्स डिस्कस करते हैं उनके सीनियर रहनुमा से, फिर आगे बढ़ते हुए हुकूमत का जो सारे का सारा अपोजिशन के मुताबिक मकसद था वो एक ऐसे आइनी बेंच का क़याम था कि जहाँ पर उनके मामलात मुश्किल से के बगैर ही आसानी से हल हो जाएं। क्या वो आइनी बेंच बस अब उसका अब क़याम, अमली क़याम जो है वो कुछ दिनों की बात है, बाकी सारा हो चुका है, अब सिर्फ जो है वो फॉर्मेलिटी रह गई है। और जो कुछ जज साहबान इसकी मुखालिफ राय रखते हैं, मंसूर अली शाह साहब समेत, जिन्होंने आज भी एक कमेंट पास किया है एक समाअत के दौरान कि अगर जब कहा गया कि ये मुकदमा देखना होगा कि आइनी बेंच सुनेगा या हम सुनेंगे, एक मुकदमे की समाअत हो रही थी उस पर, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा अच्छा तो क्या अभी हम क्या गैर आइनी बेंच है क्या? तो वो क्या होगा, जुडिशल पॉलिटिक्स इफ आई कैन से दिस, या जो भी कह लीजिए, उस पर बात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्राम के बड़े से हम उस पर बात करेंगे कि चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है कि नहीं होनी, भारत ने आना है कि नहीं आना, पीसीबी ने मानना है कि नहीं मानना, इस पर हम मुख्तलिफ हवालों से बात करेंगे। आगाज़ करते हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे साथ हैं, हेड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिसी थिंक टैंक हैं ऑफ कोर्स। क्विकली पहले आप सुनिए जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने इन अल्फाज में इंदिया दिया कि एक कॉल बहुत जल्द इसी महीने दी जाने वाली है और फाइनल कॉल होगी। कितनी फाइनल होगी उनकी बात से अंदाज़ा लगाइए आप। कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे, चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। तैयारी शुरू कर दो। सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। चादर, कफन, मैयत, जनाजे, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन ये है इस तर्ज का माहौल। रऊफ़ साहब पहले तो इसमें बताइएगा, सो इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें डी चौक पर बराजमान नज़र आएगी धरने की सूरत में। थैंक यू वसीम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर, लाइकवाइज। देखिए, ये फैसला नहीं हुआ कि धरना होगा या कुछ और होगा। ओके, सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी फैसला होना है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल प्रपोजल्स हैं, मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी होके एक मूवमेंट जो है वो जन्म ले सकती है। तो ये मेरा ख्याल है कि चंद ही दिनों की बात है कि इस सिलसिले में काम होगा। बेसिकली जो सर वो असल में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, असल में जब वो ये कहते हैं कि अब वापस नहीं आएंगे, अब अल्लाह ना करे मैयतें ही जनाजे, तो उससे ये इंप्रेशन मिलता है कि अब जो निकलेंगे तो बस वो बैठने के लिए निकलेंगे, ना कि जलसा करके वापस आने के लिए। इसकी बुनियाद पे इंप्रेशन बन रहा है। मैं फिर अर्ज कर दूं कि वो बैठना होगा या नहीं होगा या कुछ और होगा या मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल तरीकों से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। ये फ्रैंकली ये अभी फैसला होना बाकी है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन देखिए, इशू ये है कि ये कल के जलसे के साथ, ये जो 9 तारीख के जलसे के साथ, सॉरी, ये मूवमेंट जो है, मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है, ये शुरू हो चुकी हुई है फ्रॉम यूसी लेवल अपवर्ड्स, ताकि आवाम को उजागर किया जाए। जो हमारी लीडरशिप है वो उनके साथ एंगेज्ड है और उनको बता रही है कि जी क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमने कोशिशें की हैं, और ये कि खान साहब को आज़ाद करवाना जो है वो हमारी प्रायोरिटी कंसिडरेशन है। और इसके लिए उन्होंने बाहर निकलना है, उनके निकलने के बगैर। अब उन्होंने क्यों निकलना है, हम क्यों इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सियासी पार्टी की मुनासबत से हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे पार्लियामेंट के अंदर कानूनी महाज के ऊपर, वो हम आपको पता है कि अभी तक ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त गुजरने के साथ साथ अगर कोई एक उम्मीद की किरण भी बाकी थी तो वो भी मान पड़ गई है। ये जो आप जिक्र कर रहे थे अपने इब्तिदाइया में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वगैरह की, उस सिलसिले में अब सारा जो है
पूरे का पूरा जो जुडिशरी है उसमें हुकूमत के पास ऐसी पावर्स आ गई हैं कि वो अपने जजेस अपॉइंट कर सकती है, वो अपनी पसंद के बेंचेस बना सकती है और कंसिक्वेंटली अपनी पसंद के फैसले ले सकती है। सो कानूनी महाज के ऊपर हमारी जो मंजिल थी वो हमसे पहले से भी ज्यादा दूर हो गई है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि जो हमारी एक्चुअल सपोर्ट बेस है, जो एक्चुअल हमारी स्ट्रेंथ है, जो आवाम है, उनके पास हम जाएं। और यही फेज जो है इसका आगाज सभापी के जलसे के साथ। अच्छा, बिल्कुल ठीक। आप ये कह रहे हैं इन व्हाटएवर वर्ड्स कि भाई अब कैप्चर हो गया पूरे का पूरा सिस्टम ना इनके हाथों। तो सर आपको ये लगता है हाइंडसाइट में जब आप सोचते हो तो जाहिर है कैप्चर हुआ है नंबर गेम की वजह से, और ये नंबर गेम मुकम्मल ना होता अगर मौलाना फजल रहमान साहब साथ नहीं होते। वैसे तो आप लोग की जाहिर है बड़ी गुफ्तो शनीद रही सारा कुछ। अब हम हाइंडसाइट में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई उनका किरदार बहुत तामीरी रहा या विन विन सिचुएशन ही होगी उनके लिए कि उन्होंने खुल के हुकूमत का साथ नहीं भी दिया लेकिन उनके ही वोट्स की बदौलत हुकूमत वो कर भी पाई जो करना चाहती थी, हो गया काम। देखिए वसीम मेरे भाई, अगर आप इसको थोड़ा सा जरा पीछे जाके उन चीजों के बारे में जरा सोच लें कि क्या क्या हो रहा था, होने वाला था। सही, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल, फाइज ईसा साहब का रहना, वो सब अवॉइड करवा दिया मौलाना साहब ने। तो और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी था, जो ये बेंच जो था, कोर्ट नहीं बेंच जो था, ये भी हमारी प्रपोजल थी जो उन्होंने अपने ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट की। तो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी नहीं हुई, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो होंगी नहीं। अच्छा, मेरी जाती राय ये है कि जी ये एक फेज और आएगा, इसमें वो तमाम चीजें जो कि ये पहले ड्राफ्ट में नहीं ला सके थे, पहली अमेंडमेंट में नहीं ला सकेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कि उनको भी लाया जाए। और उसमें मौलाना साहब का ताउन हासिल होगा। मौलाना साहब के साथ हम कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड हैं। हमारे जिस किस्म के ताल्लुकात थे आज से 4-6 महीने के बाद, वो एक मिरेकल है कि हम आज जहाँ खड़े हैं वो एक मिरेकल लगता है मुझे। और खान साहब का एक पर्सनल मैसेज भी उनको डिलीवर किया गया है और हम चाहते हैं कि ये जो उनके साथ हमारा ताल्लुक है ये स्ट्रेंथन हो, ब्रॉडन हो। और हम पार्लियामेंट के अंदर तो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं एक चीज़ जो आपको बताने वाला था कि मौलाना साहब को इन्होंने फिर अल्टीमेटली उनके साथ भी वही गेम की जो कि हमारे साथ हो रही है। उनके 2 मेंबरान को आपको पता है कि इन्होंने उनको किडनैप किया और वहाँ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की भी कोशिश की गई थी। अब मौलाना साहब एज हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने उनके लिए प्रायोरिटी ये थी कि उन्होंने पहले अपनी पार्टी को बचाना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो स्टैंड नहीं ले सके जो कि पहले वो मेरा ख्याल तैयार थे। और लेकिन उन्होंने उनका जो किरदार था आपके सवाल के जवाब में, वो इंतहाई कंस्ट्रक्टिव रहा है और इंतहाई कंस्ट्रक्टिव है। और हम उनके अगर उनके 2 बंदे आगे पीछे ना होते तो मजीद तगड़ा स्टैंड ले लेते आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, ये हमें यकीन है इस चीज़ का कि वो लेना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फस्तायत के जो हथकंडे हैं उनकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जिसकी उनकी ख्वाहिश थी। और आपने कहा जो पैगाम पहुंचाया गया है खान साहब की तरफ से वो वही मौलाना साहब की कि उसूली मौक़िफ़ पर उनके दादो तहसीनो तारीफ़ो तौसीफ़ पर मबनी था। आप जितनी उर्दू तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जी बिल्कुल उनके किरदार के बारे में बात की गई है और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि जी हम आपके साथ जो अपने ये जो ताल्लुक हमने उसबार किया है, हम चाहेंगे कि ये जारी और सारी रहे और इसको हम फर्दर स्ट्रेंथन और ब्रॉडन करें। कुछ मुलाकात का इंदिया है मौलाना साहब की पार्टी के किसी भी रहनुमा या मौलाना साहब की तरफ से खान साहब से मुलाकात का? ये स्पेकुलेटिव डोमेन में हुआ है कि जी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इमीडिएट मुस्तकबिल में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। और मेरा ख्याल है कि अगर मौलाना साहब कोशिश भी करेंगे तो शायद ऐसी मुलाकात इमीडिएटली पॉसिबल नहीं मिलने दिया जाएगा, इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा सर, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप खुद कह रहे हैं, आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में कहा था, आज आपने रिपीट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने दिया और बेंच तो हमारी ही तजवीज़ थी पीटीआई की। सो अगर आपकी ही तजवीज़ थी तो फिर आप अब इसमें मोतरस क्यों है? फिर तो ठीक हो गया ना, आपकी तजवीज़ पे अमल हो गया, अमीनुद्दीन खान सब चीज़ जस्टिस हो गया, अच्छा हो गया ना फिर तो। नहीं, जो उसकी फिर जो मैकेनिक्स हुए वो तो हमारी नहीं थी ना तजवीज़। हमने ये कहा था कि क्यों कहा था कि बेंचेस बने ताकि एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम ना बने। हम ये चाह रहे थे कि जो ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो कायम रहे और वो उस हद तक यस हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जजेस को अपॉइंट करने का जो तरीका कार मुंतखब किया है और जिसको ये राइज करेंगे, बल्कि हो चुका हुआ वो राइज, उसके मुताबिक तो फिर हर बात जो है वो इनकी अपनी मर्जी के और इनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होगी ना। तो सर अमलन तो फिर एक आईनी बेंच ही नहीं बन गया तकरीबन।
खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, मतलब अब ठीक है कुछ भी कह ले, ऐसा ही नहीं हो गया? मैं आपकी इस बात से प्रिंसिपली एग्री करता हूं, प्रिंसिपली एग्री करता हूं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने नाम तो बेंच रख दिया, लेकिन जो उसके जो मैकेनिक्स हैं, उसके ऑपरेशनल मैकेनिक्स जो हैं, वो इस तरीके से तश्कील दिए कि ये इनमें उनकी ख्वाहिश जो है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो एजेंडा है, वही मुझे तकमील होता हुआ नजर आ रहा है। सही। अच्छा सर, ये अली जफर साहब ने अभी रात 8 बजे बात की एहतजाज की कॉल के हवाले से, जरा उसको बताइएगा, क्या देखा अली जफर साहब ने क्या कहा हामिद मीर साहब को? ये तो हमने सुना कि तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं हुआ। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, मेरा ख्याल है पब्लिक से इतने लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है और पब्लिक थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी है कि कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई। इरादा यकीनी तौर पे ये था कि सवाबी का एक किक ऑफ प्रोटेस्ट होगा और ये एक डायरेक्ट एक्शन की तरफ जाएगा मामला। इसकी क्या वजह हुई कि ये नहीं पेश हुआ और उसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया इसके प्लान को, लेकिन बहरहाल पब्लिक कुछ डिसअपॉइंटेड थी। वो तो ये इंप्रेशन दे रहे हैं रऊफ साहब कि एज इफ इट वाज डिसाइडेड के ऐलान होगा और नहीं हुआ, जिसकी वजह से कारकुन मायूस हुआ। मैं इनकी बात की एसेंस से एग्री करता हूं। डिसअपॉइंटमेंट तो होती है क्योंकि 15 महीने से खान साहब जेल में हैं, लेकिन ये कभी डिसाइड नहीं हुआ था कि यहाँ कोई फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी। उस जो हमारा जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कमेटीज की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के बाद, वो ये कि इस पूरी मूवमेंट के खदोखाल जो हैं वो अब आखिरी मराहल में है तय होने के, और जो ही वो तय होते हैं उसका 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन के बाद खान साहब की इजाजत से उनके बारे में ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। असूलन सब चीजें तय हो चुकी हुई हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो मैं फील करता हूं कि जी शायद उसमें अभी थोड़ी सी कताबरीद की गुंजाइश थी, तो वो जारी है और अनकरीब आप सुनेंगे कि हम क्या करने क्या जा रहे हैं। सर टुवर्ड्स द एंड ये सवाल बज़ाहिर खेल का मैदान से मुताल्लिक है, लेकिन जाहिर है ये सवाल जो दो मुमलिकतों के दरमियान एक इशू बन गया है, और क्रिकेट इज ऑलवेज मोर देन अ गेम फॉर दिस नेशन। सो आपकी सर क्या ओपिनियन है कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आईसीसी का बड़ा इवेंट दिहाइयों बाद पाकिस्तान के पास आया है, और अगर भारत कहता है कि हम नहीं आएंगे, तो आपका क्या ओपिनियन है? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एकोमोडेट करना चाहिए इंडिया को कि चले जी अब आप नहीं आते तो फिर हम दुबई में करा लेते हैं मैचेस, या स्टैंड लेना चाहिए कि भाई साहब इतनी टीमें आ चुकी हैं, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं आते तो ना हम इवेंट पाकिस्तान में करेंगे? वसीम साहब, क्रिकेट से आपकी मोहब्बत जो है वो खासी आश्कारा होती है, हम देखते रहते हैं आपके प्रोग्राम, और क्रिकेट के हम भी शदाई हैं। एक तो मुबारक हो सबको कि आई थिंक रिमार्केबल परफॉर्मेंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑस्ट्रेलिया में, रिमार्केबल, एंड दिस बॉय साइम एंड द फास्ट बॉलर्स कमाल कर दिया, मजा आया। और मैं कहता हूं कि 2 बातें करूंगा। नंबर 1 बात, स्पोर्ट्स को कभी पॉलिटिक्स में मर्ज नहीं करना चाहिए, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, ये असूली चीज है। आपके जितने मर्जी पॉलिटिकल इख्तलाफात हों, आपने स्पोर्ट्स में उनको इम्पैक्ट नहीं होने देना। तो ये जो इंडिया कर रहा है ये गलत कर रहा है। दूसरी बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान के लिए इंडिया को मार्जिन देना जो है वो एक पॉसिबिलिटी रही है। वी शुड टेक ए प्रिंसिपल पोजीशन, और आप आईसीसी को मजबूर करें कि वो जो मैचेस हैं, जो फैसला हुआ है, वो टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराया जाए। इंडिया आता है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो ठीक है मत आए। मेरा नहीं ख्याल, मेरी जाती राय ये, हालांकि मैं बहुत डायलॉग में यकीन रखता हूं, लेकिन पाकिस्तान ने हैज बेंट ओवर बैकवर्ड्स मेनी टाइम्स, और इंडिया जो है वो एक बहुत ज्यादा अपनी हटदर्मी जो है उसको नहीं छोड़ रहा। तो इट इज टाइम नाउ दैट वी टेक अ पोजीशन, प्रिंसिपल पोजीशन, एंड देन स्टिक टू इट। बिल्कुल सही। आखिरी बस वो मासूमाना सवाल कर लेने दीजिए कि वो जब टीम बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी तो तनकीद की जद में खिलाड़ियों के साथ साथ चेयरमैन साहब भी थे, अब अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मुबारकबाद का दायरा कितना वसी है आपकी? खिलाड़ियों के साथ साथ चेयरमैन साहब को भी है? देखो मेरे भाई, मैं तो जो खेलते हैं, जो मैदान में उतरते हैं ना, उनको देनी चाहिए। देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आई है आपको, तो ये किसी ऑफिसर की बात नहीं है, किसी ऑफिशियल्स की बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो बच्चे हमें मिले हैं, आप जो खेल रहे हैं, ये बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनमें बड़ी डिटर्मिनेशन नजर आई है। और सबसे अच्छी बात जो हुई है, मैं भूल गया पहले आपके सवाल के जवाब में कहना है, वो जो आपने कप्तान जो मुकर्रर किया, मैंने देखा है उसके जो टेक्टिकल मूव्स थे। आप जानते हैं क्रिकेट को, थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ, बहुत
टाइमली उसने चेंजेस किए हैं, बहुत टाइमली उसकी फील्डिंग प्लेसमेंट जो है वो एक रिमार्केबल फीचर था, बहुत रिमार्केबल फीचर। बाबर आजम बहुत काबिल एहतराम है, बहुत पॉपुलर थे, लेकिन आपके सामने जो नया कप्तान आया रिजवान, वो अच्छा साबित हुआ। जी नहीं, ये ठीक है। देखिए बाबर आजम जो है वो तो उसकी रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल काम है ना। बाबर तो इज अ क्लास एक्ट, यस, इट्स रियली अ क्लास एक्ट। सो वो हमारी बैटिंग का आर्किटेक्ट बन सकता है। ये जो बच्चे आए हैं, साइम आया या अब्दुल्ला है या और बच्चे आए हैं, इनका वो मेंटोर बन सकता है। और मेरा ख्याल है कि आपको वो रोल उसको प्ले करना चाहिए, सही, वो इन बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए, गाइड करना चाहिए। लेट मी टेल यू, इस टीम में जो खेली है डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया में, इसमें जर्म्स हैं वर्ल्ड चैंपियंस, अल्लाह करे कर सकती है, और इनमें जज्बा भी है, जज्बा भी देखा है मैंने। इंशाल्लाह, तो ये इंशाल्लाह ताला ये आगे जाएगी। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रोहन साहब हमसे बात कर रहे थे सियासत के खेल और खेलों की सियासत दोनों पर। बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से एक अलग सेगमेंट हमने रखा है, उस पर बात करें ज़रा थोड़ा सा हम सियासत, अदालत और फिर जाते हैं खेल के मैदान पे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, हुकूमत पर यह इल्ज़ाम ही है कि सारे का सारा जो कुछ होता रहा पिछले कुछ माह में, उसका असल मकसद था एक आईनी बेंच, एक आईनी अदालत का क़याम, जिसके बारे में रऊफ़ हसन साहब कह चुके अभी कुछ लम्हात पहले कि हम ये मान ही लेते हैं कि आईनी अदालत नहीं बनी, आईनी बेंच बन गया, लेकिन अदालत ही बन गई। गवर्नमेंट ने जो कर लिया, जो करना था। अब क्या बस वो बहुत जल्द किसी भी लम्हे वो आईनी बेंच बाकायदा बन के उसमें मुकदमात की समातों का आगाज़ हो जाएगा और हुकूमत के लिए आसानी हो जाएंगी। आज एक मुकदमे की समात के दौरान ये इस तरह की बातें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज टैक्स से मुताल्लिक एक केस लगा हुआ था, उस दौरान भी आईनी बेंच का तस्करा हुआ। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे, वो उनकी सरबराही थी, और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी थे। तो उसमें जस्टिस आयशा साहबा ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं, चूँकि अभी तफरीक आ गई। तो मंसूर अली शाह साहब बोले कि इस वक्त आईनी बेंच नहीं तो ये क्या कोई गैर आईनी बेंच बैठा है, इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बनेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता, आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। और फिर वो ये बोले कि हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें तो नहीं पूछ सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चले हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? फिर उसका नजरसानी भी आएगा, अगर तो नजरसानी भी हमारे पास आएगा तो हम कह देंगे जी हमारा इदारे इख्तियार था, आईनी बेंच का नहीं था। आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकला की तरफ से ही मामलत नहीं आ रही, तो नहीं, इस तरह की सी बात हुई। हमारे साथ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मियाँ रऊफ अता साहब मौजूद हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब हैं, मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आबिद साहब, इसी तरमीम के हवाले से आप तो बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान और पाकिस्तान की हालिया तारीख में एक डिक्टेटर को हिलाने का जो वाक़या हुआ है आखिरी मरतबा, वो बजरिया वकला तहरीक ही हुआ है। एंड फ्यू पीपल आर ड्राइंग कंपैरिजंस एज वेल। बट ये क्या ये कहना ठीक नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि कंपैरिजन इसलिए नहीं बन सकता कि कोई तज्जिया नहीं चाहिए ये कहने के लिए कि वकला की राय इसमें वाज़े तौर पर मुनक़सिम है, जिसका बैन सबूत यह है कि आपकी राय अलग है, अता साहब की राय बिल्कुल अलग है, मुखालिफ है आपके, लेकिन हालिया इंतखाबात में वो जीते। सो वी हैव एनफ रीजंस टू बिलीव कि वकला की एक अक्सरियत उनकी राय के साथ है। तो अगर वकला तहरीक चली भी तो उस तरह तो नहीं चल पाएगी आबिद साहब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब वकला तहरीक चली थी उस वक्त भी सरकारी वकला मौजूद थे, उनके सपोर्टर्स भी मौजूद थे और बहुत बड़ी तादाद में थे। देखिए, जो वकला तहरीक जो होती है, ये जो तहरीक है, ये एक कुछ वकला जो हैं वो इस बात पे बिल्कुल साबित कदम है कि ये जो आईनी तरमीम है ये बिल्कुल गलत है और इसने बिल्कुल हाल बिगाड़ दिया है जुडिशरी का, जुडिशरी को ताबे कर दिया है एग्जेक्टिव और पार्लियामान के अंदर। वही आप देख ली आईनी बेंच की आपने बात की, या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें अक्सरियत आपने देखें कि जो वो जजेस जो थे वो सारे ज़्यादातर अपने माइनॉरिटी में चले गए और उसकी आईनी बेंच बन गई, और जो जज साहब आईनी बेंच को अब हेड करेंगे वो खुद उन्होंने अपने हक में वोट किया कि वो आईनी बेंच के सरबराह हो जाएं। और आज हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने आज एक प्रेस स्टेटमेंट भी मुझे भेजा गया जिन्होंने खुद अपने नाम से एक प्रेसिडेंट आज उसके आईनी बेंच की बड़ी तारीफ की है। तो ये भी सामने आया। लेकिन ये कह देना कि इलेक्शन जीत गया उससे या आईनी तरमीम के खिलाफ हो गया, तो इस तरह दूसरे ग्रुप का सेक्रेटरी भी बहुत बड़ी लीड से जीता है, तो ये कह देना ये भी तो बात नहीं हो सकती। ठीक है, बड़े जीता है, हर इंसान का हक है जीतना, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के वकला 4000 करीब होते हैं, पाकिस्तान में 2-3 लाख वकील हैं। तो ये तहरीक जो है ना, ये और जो लोगों ने चैलेंज कर दिया है इसको, इस तरमीम को, अब कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। अगर एक्सेप्ट करेगी तो एक्चुअली कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है हम सब पे।
हम तो मान लेंगे, लेकिन हुकूमत नहीं मानती कोर्ट के फैसलों को जो पिछले दिनों आए। तो ये सारी चीजें आपके सामने। अब जाहिर है वो तहरीक की महरक़ात बिल्कुल अलग थे। उसमें एक चीफ जस्टिस और जुडिशरी को बिल्कुल फारिग कर दिया था और जजों को अरेस्ट कर दिया था, आपको याद होगा। उससे वो एक तहरीक उठी थी। अब इस तरह की तो ये चीजें नहीं है। इधर तो एक पूरे एक डिपार्टमेंट ने, पार्लियामान वगैरह ने और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर जुडिशरी को बिल्कुल अपने ताबे करने की कोशिश की, और ये वो जजेस इसमें ज्यादातर शामिल कर दिए गए जो एक मखसूस करते और खासतौर पर पिछले चीफ जस्टिस साहब हमेशा बेंच में शामिल होते थे। तो अब इस पे इतराज है लोगों को कि अब जैसे आज आपने बताया एक इशू चला कि कौन से केस वहां जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज अभी खुल के सामने आएगी। हमारा एक मुद्दा है कि आईनी तरमीम सही नहीं है, उसको हमने चैलेंज किया। अब कोर्ट के ऊपर है कि वो फैसला करे कि सही है। अच्छा, सही। और सर ये रऊफ अता साहब, एक तो आपने जिस तरह आबिद साहब ने भी हवाला दिया, आपने इसकी तौसीफ की है इसकी कि जनाब 26वीं आईनी में ठीक हो गया मामला, और ये जो जजेस हजरात की तनख्वाहों में, अलाउंसेस में और काफ़ी अमले की जो इजाफा हुआ है, वो भी आपके ख्याल में वक्त की ऐन ज़रूरत थी या हुकूमत की तरफ से एक हरबा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद ज़ुबैरी साहब का जो ये वकला तहरीक के हवाले से इनको बताना चाहता हूँ जी कि KPK के वज़ीर आला ने तकरीबन 23 करोड़ रुपया मेरे इलेक्शन से कुछ चांद यौम कबल KPK की तमाम जो बार के जो ऑफिस बेरर थे उनमें तकसीम किए। अच्छा। 3 करोड़ रुपये उन्होंने लाहौर में भिजवाए गए। और ये वहाँ पर जब आबिद ज़ुबैरी साहब और इनका गुर मौजूद था, वो वहाँ पर यही नारा लगा रहा था, यही लोगों को बता रहा था कि आप 26 आईनी तरमीम के हक में वोट दे रहे हैं या इसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है बड़ा मेच्योर होता है, उसका लाइसेंस वो आबिद साहब मुस्कुरा रहे हैं इसमें, ये आप जो कह रहे हैं ये अमाउंट देना, ये बैकडोर मतलब अंडर द टेबल दिया गया है, बाकायदा दिया गया है, मतलब इस्लाहात के नाम दी गई होगी जी, बाकायदा दिया गया। उसकी फोटोज मौजूद हैं, फोटोग्राफ भी मौजूद हैं। कहेंगे तो इनको मैं दे दूंगा, इनके पते पे, इनके एड्रेस पे भिजवा भी दूंगा। हाँ दीजिएगा, वो मांग रहे हैं पैसे, नहीं मांग रहे, तस्वीरें मांग रहे पैसे। जी जी, मैं पैसे नहीं मांग रहे, जी मैं मजाक जी जी। अच्छा, 23 करोड़ वहां से भी लग गया। तो ये और ये आजम तारड़ साहब ने कितने रेफरेंडम तो ये हुआ, मुल्तान और भावलपुर में जो दिए गए वो कहाँ गए? हाँ जी, इसका भी कोई हिसाब किताब है तारड़ साहब, रऊफ अता साहब? क्या था तारड़ साहब ने कितने दिए? नहीं, कोई मेरा ख्याल वो ऐसी बात नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मुसद्दका बात कर रहा हूँ, और ये बाकायदा इसकी इन्होंने कोई प्रोग्राम भी रखा था, उसमें तकसीम किए गए। कोई ये नहीं कोई डके छुपी मैं बात कर रहा हूँ उसमें। अच्छा, अब जो जजेस की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से मेरा सवाल था, उस पर आप क्या कहते हैं? वो भी वक्त की है जी। मैं ये ज़ुबैरी साहब से पूछा हूँ, मैं ज़ुबैरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जो लोग चैलेंज करें 26 तरमीम को, इन्हें ये जजों की तनख्वाहों के जो इसमें इजाफा हुआ है उसको क्यों चैलेंज नहीं कर रहे ये लोग? आप उसके मुताबिक क्यों पिटीशन हमारे कोई फाइल नहीं की? आपने जवाब सुना अता साहब? वो कह रहे हैं आप सदर हैं, आप चैलेंज कीजिए। जी जी, तो मैं तो आईनी तरमीम को चैलेंज करता, मैं तो कहता हूँ वो ठीक हुई है। पार्लियामेंट ने जो है अपना पार्लियामेंट का इख्तियार था, उन्होंने पास कर दिए, वो आइन का हिस्सा बन चुकी है। तो ये एक मखसूस पार्टी के झंडे को आगे लेके चल रहे, एक वकला का झंडा लेके नहीं चल रहे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, और बाकी कोई इसमें एम्बिग्यूटी है नहीं है। आर्टिकल 191A जो है ना, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का दायरा अख्तियार को भी तयन कर दिया गया है, और केसों की नौयत का भी चैलेंज कर उसमें तयन कर दिया गया है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ और सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो मैटर वहाँ चले जाएंगे। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की जो दायरा अख्तियार में कोर्ट में आए थे, जो पेंडिंग केसेस थे, या वो वहाँ चले जाएंगे। जो अपील्स हैं, जो एप्लीकेशन है या रिव्यू एप्लीकेशन है विद रेफरेंस टू दी इन्फोर्समेंट ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स हैं, या किसी ऐसी हाई कोर्ट की अदालतों ने ऐसे फैसला जात किए हैं जिसके अंदर जो है कोई आइन की तशरीह होना बाकी तशरीह करनी ज़रूरी है, वो भी मामला तो वहाँ चले जाएंगे। तो सर वो जो और जहाँ से बात शुरू हुई थी, आप समझते हैं ये ठीक हुआ है ना, जजेस की तनख्वाह में इजाफा वगैरह ज़रूरत थी? रऊफ अता साहब, मेरा तो यही ख्याल है कि अगर देगर जो जैसे स्टेट बैंक के गवर्नर की देखें या उनकी देखें, और देगर जो हाई फाई जो ओहदों पे शख्सियात मौजूद हैं, उनकी तनख्वाहें तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरी अपनी राय ज़ाती यही है कि इसमें इजाफा नहीं होना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान जो है गरीब मुल्क है, इसकी 70% जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। हर बच्चा 3 लाख का मकरूज़ है।
तो मेरा ख्याल ये जजों को भी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करना चाहिए और इसको कबूल नहीं करना चाहिए। जी, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया है ज़ुबैरी साहब। आप इस मामले पे कह रहे हैं कि ये चैलेंज करें, और जो दूसरे मामले पे जिस पे वो तारीफ कर रहे हैं 26 तरमीम, उस पर आप इनकी अतात नहीं कर रहे अपने सदर की। खैर आप बताइए, जजेस की तनख्वाह में इजाफा अच्छी बात है या बुरा अमल हुआ है आप ज़ुबैरी साहब? देखिए बिल्कुल, देखिए तनख्वाह का आप देखिए, अगर तनख्वाह का नॉर्मल कोर्स में बढ़ती हैं तनख्वाहें तो वो सही है, लेकिन जैसे सदर साहब ने कहा कि इस हालात में जो मुल्क जिस हालात से गुजरा, लेकिन आपको उसको टाई इन करेंगे। अब आपको सदर साहब का एक बयान मिल गया, आपने इसी को पीटना लेंगे कि मैं नहीं, हमारा सदर कह रहा है कि तनख्वाहें गलत बढ़ी है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि देखिए जो हालात है उसको देखिए, मैं उसकी और बात कर रहा हूँ कि ये तनख्वाहें बढ़ाना, जब 26वीं तरमीम कह दे के जजों की पावर्स को क्लिप कर दिया, जुडिशरी को बिल्कुल अपने ताबे कर दिया, ये इस वक्त तनख्वाहें बढ़ाने का मतलब क्या था? मतलब क्या ये आप उनको कोई वो दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं कि जी आप हमारे हक में फैसले करें? देखिए ना, इस तरह से ना करें कि देखिए जो तरमीम के हम खिलाफ हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। आप तो खैर, आज मैं एक प्रोग्राम में था तो एक JUI साहब ने कहा कि आप तो माशाल्लाह से सदर साहब हमारे उनके पार्टी के थे, ये मुझे आज पता लगा। तो हर किसी पुराने किसी की भी कोई भी वाबस्तगी हो सकती है। नहीं, देखे ना, जो एजेंडा नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो चैलेंज किया है। नहीं तो ये किसी भी एजेंडा, राउत साहब जब वो मौलाना साहब की पार्टी के थे पहले, जी मुझे आज बताए प्रोग्राम तो में, मौलाना साहब तो आपकी पार्टी के आजकल। मैं JUI का जना कारकुन हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बैठा हूँ मैं वकला के नुमाइंदे के तौर पे बैठा हूँ। आप बिल्कुल, आप वकला नुमाइंदे, वो कह रहे हैं अभी भी कारकुन बात करूंगा, मैं आइन की बात करूंगा, मैं कानून की बात करूंगा। जी, हम भी आइन की बात कर रहे हैं, और ये कहना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा लेके चल रहे, पॉलिटिकल पार्टी खुद अपना एजेंडा लेके चलेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी हो। यहाँ बात करें कि हम समझते हैं कि आईनी तरमीम तबाह कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर, आईनी तरमीम के हक में हामिद खान साहब की पार्टी, बैरिस्टर गौहर साहब की पार्टी, सलमान अकरम राजा साहब की पार्टी भी, उनका वो भी फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करे थे वहाँ पर। लेकिन आबिद साहब, ये तो मौलाना साहब की पार्टी के, तो मौलाना साहब तो आपकी तरफ है ना। मौलाना साहब की तारीफ थक नहीं रही PTI। आप इनको जिस सियासी वाबस्तगी का ताना दे रहे हैं, वो सियासी जमात आप लोगों के साथ है। मेरा ये काम नहीं है, मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि ये, चलो जिसका हवाला दे रहे हैं, आपने हवाला ऐसी जिम्मे में दिया ना कि इनका टिल्ट इस तरफ है। इफ दैट इज द केस, इट शुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू। वो तो कह रहे हूं मैं आगे कारकुन उस जमात का, मौलाना के सिपाही हैं यार। तो 26वीं आईनी तरमीम की इन्होंने कहा, बड़ी हिमायत की, उसका कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिल्कुल सही बना, बेहतरीन जजेस पे मुश्तमिल। मैं तो उसकी बात कर रहा था। इनका पॉलिटिकल पार्टी का ये किससे ताल्लुक, वो इनका पर्सनल मामला होता है। तो लेकिन ये जो बात जो आप कर रहे हैं कि आईनी तरमीम सही है गलत, ये कह रहे हैं कि सही है, मैं कह रहा हूँ गलत है। कोर्ट में अब केस है, वो कोर्ट फैसला कर दे उसमें कि इनकी बात सही है, हमारी बात सही है। देखो 239 के तहत, आर्टिकल 239 के तहत पार्लियामेंट का अख्तियार था, उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से पास कर ली, वो आइन का हिस्सा बन गई, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। जुडिशल कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी तश्कील दे दिया, और बहुत ही कॉम्पिटेंट और इंटेग्रिटी रखने वाले जजेस उसके मेंबर बन गए। तो मेरी तो आज यही लेटर लिखने का मकसद यही था, प्रेस रिलीज का, कि फंक्शन जल्दी से अपना काम शुरू कर दें, ताकि ये मामला जो है तेजी शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत नवाज, बहुत दोनों का आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर और मौजूदा सदर का मुझे इंकिशाफ हो गया जी। सुप्रीम कोर्ट बार के जो मौजूदा सदर हैं, उन पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने ये जुमला कसा कि इनकी तो सियासी वाबस्तगी रही। मुझे आज पता चला कि मौलाना साहब की पार्टी से रहे। उन्होंने कहा नो, मैं तो आज भी हूँ मौलाना साहब की पार्टी। और दस ब्रेक के बाद जरा हम क्रिकेट के हवाले से बात करें। खुश आमदीद एक बार फिर। और आप सब जानते हैं इस वक्त बज़ाहिर खेल की दुनिया की खबर है, लेकिन ये कई सियासी खबरों पर हावी है। पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद ICC का एक इवेंट होस्ट करना है, वो भी चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट होस्ट करना है, जिसकी हाईलाइट ज़ाहिर है पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया है। और ये अब कोई राज नहीं रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकारी है। वो अलग बहस है कि ऑफिशियली बताया नहीं बताया, ऑफिशियली क्या मैसेज है, वो अलग बात है, लेकिन ये तय है कि नहीं है। अब जिस चीज़ का इंतजार है वो ये कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकली पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या हैं। ज़राए से खबरें आ रही हैं, बल्कि ज़राए क्या खुद मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा है, चेयरमैन PCB ने भी, जिसका क्रक्स यही है कि भाई हमसे भी फिर खैर की उम्मीद ना रखें। यानी वॉट एवर वर्ड्स ही सेड कि वी कैन नॉट ऑलवेज बी सो मच काइंड। अभी ये इंडिया अगर ताउन नहीं करेगा तो फिर हमसे इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकली ऑप्शंस क्या हैं, ये ज़रा हम खोलने की कोशिश करते हैं। भारत से सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब विक्रांत गुप्ता, नीड्स इंट्रोडक्शन, वो हमारे साथ हैं। विक्रांत जी आदाब अर्ज़ है। जी वसीम भाई आदाब।
थैंक यू फॉर टाइम। शुएब भाई हमारे साथ, शुएब जट साहब ऑस्ट्रेलिया से हैं, कामरान अकमल साहब भी ज्वाइन करेंगे भी। शुएब साहब थैंक यू वेरी मच। कामरान में भी भाई, विक्रांत साहब क्या वहाँ भारत में ज़रा थोड़ा सा हमसे माहौल शेयर करें ना कि अभी क्या है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहाँ तक भी खबर शायद पहुँची होगी कि पीसीबी के सोर्सेज से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हम भी रिएक्ट करेंगे इस पर। तो वहाँ क्या माहौल है या क्या खबरें हैं कि क्या होगा? वसीम भाई, फुटबॉल तो खेली जाएगी ना, यहाँ से भी जाएगी वहां से भी आएगी। लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि जो अब पिछले 4 दिन 5 दिन से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। दो बातें हैं यहाँ पर, बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल। तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू से रिलेक्टेंट था ही और सरकार ने मना कर दिया। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ से गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा, आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जैसे मैं आपका चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर भी बात आ जाती है। अब यहाँ अच्छा विक्रांत जी, एक सिनेरियो बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम एनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, नहीं आना चाहते फाइन। माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है ये होता? वसीम भाई, पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए, तो इंडिया का एक मैच नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 वर्ल्ड कप का, वो एक मैच था। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी, इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये होगा? पॉइंट मिस करने का मतलब प्रैक्टिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर है। नहीं, शोएब है, मैं देख रहा हूँ शोएब भी हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे बम्बू। साहब ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर, के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई, जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है, सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार ये बताओ, हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला था और ये हाइब्रिड का प्रपोजल आ गया। ये वाजिब बात है, लेकिन प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि अब इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया को तो अपनी क्लाउड और पोजीशन का अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने गैम्बल छोड़ा या रिस्क लिया और इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। इंडिया ने अपना काम कर दिया, जो करना था, मैं आपको सच बताऊं, वो करना था, ये होना ऐसे ही था। अब आप या तो हाइब्रिड करा लो। हाइब्रिड में क्या होगा, दुबई में इंडिया के मैचेस होंगे, सेमीफाइनल एक दुबई में होगा और इंडिया कहेगा कि जी फाइनल भी आप दुबई में रखें, क्या पता हम जाएं ना जाएं। पाकिस्तान ये चाहेगा कि अगर हाइब्रिड होता है तो फाइनल लाहौर में हो। ये एक बार्गेनिंग चिप पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी को डरा सकता है। पाकिस्तान, मेरे से अगर आप पूछें ना, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फीस, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें $20 या $30 मिलियन और मिल जाएंगे। सो $100 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रकम में कितना हो जाता है, प्लस जो आईसीसी अपने रेवेन्यू का शेयर आपको देता है 5.7%, वो आई थिंक पाकिस्तानी तकरीबन 1000 करोड़ के करीब बनता है, 1000 करोड़ रुपया। और वो द मोमेंट आप पुल आउट कर जाएं,
आप पुल आउट कर जाएं एक ट्रॉफी से कि हम नहीं खेलते फोर्स मेजोर के बिना, जहां पर आपको या तो सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा या आपको डिप्लोमेटिक। सर आपका वहां पर भी तकरीबन 35 मिलियन यूएस सब कह रहे हैं अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व है। विक्रांत में जरा प्लीज थोड़ी देर रहिए मेरे साथ। तो शोएब जट साहब, ये तज्जिए से पहले जरा अपनी राय खबर बताइए, आप इन्फॉर्म्ड हैं कि आपको क्या खबर है या क्या लगता है कि पीसीबी के क्या इरादे हैं? क्योंकि अगर हाइब्रिड की तरफ ही जा रहा है पीसीबी तो बयानात के हद तक एक होता है ना, पहले माहौल बनाया जाता है, बयानात के हद तक तो वो ये माहौल बना रहा है लोगों का कि वो जी नहीं तो पर नहीं ठीक है जी, अब यह है ना। तो क्या है पीसीबी क्या सोच रहा है आपके ख्याल में? देखिए, मैं इसको एग्जांपल देके क्लियर करना चाहूंगा। ऑल्दो कि मैं एज पाकिस्तानी जो है वो समझता हूं कि इंडिया को जरूर आना चाहिए था, लेकिन एज जर्नलिस्ट मुझे हैपनिंग रिपोर्ट करना है। तो एक शख्स जो है वो कमरे में जाता है और जाके वहां पैर पड़ के माफिया मांगता है, काम करवाता है या जो भी उनसे बात करता है, बाहर आगे दरवाजा खोल के कहता है क्या मैंने जाके ये कर दिया वो कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस टाइम यही कर रहा है। 4 लोगों को बुलाता है, लाहौर में इकट्ठा करता है, उनको एक बयानिया देता है। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि एक ही साहब है, वो कहते हैं कि ये खबर जराए बीसीबी से चला दो, वही साहब फिर कहते हैं ये खबर जराए हुकूमती जराए से चला दो। एक्चुअली बंदा एक ही है जो खबर 2 तरीके से फीड कर रहा है। और हकीकत ये है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा विक्रांत गुप्ता से, कि पाकिस्तान को जो अभी आपको पता है कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन के नाम पे इन्होंने 14,000 करोड़ गालिबन जो 14 अरब रुपए बनते हैं वो इन्होंने इस पे लगाए हैं इनकी अपग्रेडेशन के नाम पे। और इधर आईसीसी ने 70 मिलियन एक एलोकेट किया था और फिर 4.5 जो है वो एडिशनल उसमें ऐड कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉस्ट जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये अगर अफोर्ड नहीं कर सकता पीसीबी है तो फिर पीसीबी जिस भी तरीके से ये खबरें क्यों चलवा रहा है कि जनाब फिर हम भारत के साथ हम भी काइंड नहीं। अवाम साहब देखिए, बात सुनिए, एक और मैं सुनता हूं। अभी विक्रांत जो बात कर रहे थे कि समझने की जरूरत है कि आईसीसी एक बंदा नहीं है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि आईसीसी का जो बोर्ड है उसमें स्ट्रॉन्ग वॉइस कौन सी है। वो जेशा जो 1 दिसंबर को आईसीसी को लीड करेंगे, जब वो एसीसी के सरबराह थे तो पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया था। और इवन शर्ट पे आप पाकिस्तान नहीं लिख सकते थे, जो होस्ट का नाम होता है वो उन्होंने नहीं लिखने दिया था। तो अब जब आईसीसी जिसके जो जेशा जब उसको टेक ओवर करेंगे और वो जेशा जो बीसीसीआई को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा? जब एलोकेट हुआ था आईसीसी को पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी और आपने एसीसी का इवेंट खेला था, आप ही की स्क्रीन पे मैं बैठ के कह रहा था कि आज पाकिस्तान ने पेपर पे साइन कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे याद है आपने कहा, बिल्कुल आपने ये कहा, याद है मुझे, याद है। अब वही होने जा रहा है। अब ये जो लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हैं या कहते हैं सिंपैथी गेन करने का नहीं, बट अगर आज एक पीसीबी एक नैरेटिव बना रहा है तो कल अगर उसे यू टर्न लिया तो फिर लोगों का बैकलैश भी इतना ही आएगा ना। तो और ये तो अभी अगले बात सुनिए हाँ। आपकी सियासत में एक जुमला इस्तेमाल होता है कि कौम के वसीतर मुफाद में, मुल्क के वसीतर मुफाद में, तो वो जुमला होगा खेल के वसीतर मुफाद में हमने ये किया है। पाकिस्तान ने अगर कोई स्टांस अपनाया है 2026 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, सॉरी 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है, तो पाकिस्तान उसके मुताबिक कुछ स्टांस अपना ले। पाकिस्तान ने अगर ये जो खबर है ये आज नहीं आ रही है, खबर पिछले कई दिनों से आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट ने अगर बीसीसीआई आईसीसी से कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट किया तो उसको मीडिया में लेकर आ जाए। हम सिर्फ और सिर्फ आवाम को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तैयार है। ये जो हाइब्रिड मॉडल का मामला है, मैं विक्रांत की बात को जो है वो बाय करूंगा। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मान नहीं रहे, इनका मसला ये है कि हाइब्रिड मॉडल अगर मान भी जाए, फाइनल कहां पे होगा? फाइनल में आके मामला हो जाएगा। फाइनल जो टीम राउंड मैच खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही तो वो फाइनल खेलने पाकिस्तान कैसे आएगी? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो है वो इंडिया एक ग्रुप में है। तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो वो है पाकिस्तान, ये तरह पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान को अपना मैच खेलने बार बार बाहर चला जाएगा? क्या न्यूजीलैंड बार बार जाएगा इंडिया से खेलने? क्या बांग्लादेश जाएगा वहां पे खेलने? इस वजह से हाइब्रिड मॉडल पे भी ये राजी हैं, चाहे जो भी कहें। और आपके ख्याल में अल्टीमेटली यही होगा? मैं जरा कामरान भाई से पूछूंगा, कामरान भाई चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। अच्छा, आप कहना हो चुका है, ओके जी बिल्कुल हो चुका है। आपकी क्या ओपिनियन है कामरान, पीसीबी को इससे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हफीज भाई का हमने बयान देखा, मोहम्मद हफीज साहब का, वो कहते हैं जी मैं एक सख्त जवाब का मुंतजिर हूँ, पीसीबी की तरफ से देना चाहिए सख्त जवाब। यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी ये कह रहे हैं। आप और दायर सब जानते हैं कि इसमें इंडियन क्रिकेट टीम की तो से नहीं है ना, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने फैसला करना है। उन्होंने कह दिया टीम नहीं जाएगी तो टीम नहीं जाएगी, जैसे हमारी गवर्नमेंट कह दी तो हमारी टीम में ना जाती। तो ये आपको क्या लगता है इस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए पीसीबी का या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का? देखिए वसीम भाई, मैं जो भी टेक्निकल बातें की आईसीसी के विक्रांत भाई ने और शुएब भाई ने ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कितना पैसे का लॉस होगा, क्या छोड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये छोड़ने के बाद क्या सरवाइव कर सकता है, ये सारी चीजें चल रही हैं। हाँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या है कि आईसीसी ट्रॉफी
जैसे विक्रांत भाई ने कहा, काफी दिनों से शुएब ने कहा, ये जब अनाउंसमेंट हुई थी एशिया कप की भी 2022 में, हम लोग इकट्ठे ट्रांसमिशन कर रहे थे, उस वक्त ये बातें आ गई थी कि एशिया कप वो इंडिया की टीम नहीं ट्रैवल करने आएगी। तो हमने क्या कहा था उस वक्त, फिर सब स्टांस लेना चाहिए। मैंने कहा था ठीक है, फिर हमें भी नहीं खेलने जाना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलने जाना। तो फिर ये चीजें फिर हम लोग को बयानात की हद तक रहेंगे, हम सिंपैथी गेन करेंगे। हम ये क्या नाम है, अपनी क्रिकेट को देखना पड़ेगा कि हमने किस तरफ लेके जाना है। आपने दो आपके पास स्टांस है, आप ले सकते हैं, या फिर इंडिया से टोटली बाइकआउट कर दें क्रिकेट खेलना आईसीसी इवेंट पे भी, जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये बात अब बोर्ड्स की नहीं है, बार बार कह रहे हैं, ना ये बीसीसीआई की है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है आपस में बैठ के कि ये मसले का हल निकाल सकते हैं। अदरवाइज किसी के हाथ में नहीं है। आईसीसी को सिर्फ ये करना पड़ेगा, जैसे आईसीसी हमारे मुल्क में आई थी 23 वर्ल्ड कप से पहले, पूरी टीम आ गई थी बात करने के लिए, इंडिया में जाने के लिए, हमने फिर भी हम लोग गए हैं। ऐसे अगर आईसीसी समझती है, अगर अपने आप को बहुत समझती है क्रिकेट की, तो उनको जाना चाहिए, ये मसले का हल निकालना चाहिए। नहीं तो फिर किसी इवेंट पे फिर बात ना करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें, फिर इतना बर्दाश्त करें हम भी, इंडिया भी, कि हम एक दूसरे के साथ कभी आमने सामने नहीं आएंगे जब तक बायलैटरल सीरीज शुरू नहीं होगी। या ऐसा स्टांस ले ले, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं, जरूर करें। इसमें क्या, आईसीसी रुल जाएगा, जो रेवेन्यू आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, वो दुनिया महरूम हो जाएगी देखने से, जो पसंद किया जाता है। वो फैन क्रिकेट से दूर हो जाएंगे, बाकी टीमों के मैचेस देखेंगे नहीं, इंडिया नहीं आएगा आईसीसी खेलने के लिए, कोई किसी इवेंट में भी इंडिया या पाकिस्तान नहीं आएगा, तो फिर वो ऐसा बैकलैश होगा कि संभाला नहीं जाएगा इंडिया से। तो इसलिए इस चीज को बचाने के लिए, क्रिकेट को बचाने के लिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को देखने के लिए मेरे ख्याल से बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए। और बाकी जहां तक बात है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे पीसीबी ने, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, विक्रांत भाई भी एग्री करेंगे कि हमेशा हमने पहल की है, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। हमने कभी अपने दिल में, हमारे बोर्ड ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी अवाम ने कोई ऐसी बात नहीं रखी, वेलकम की है, बात की है, क्रिकेट होनी चाहिए। जो भी इख्तलाफात हैं बैठ के डायलॉग के जरिए खत्म हो सकते हैं। इसको जरा कंक्लूड करता हूं मैं। तो ये विक्रांत, एक तो जो कामरान साहब ने भी कहा, और देखिए ना, ये डोंट यू थिंक विक्रांत कि मतलब ये सिक्योरिटी से ज्यादा पॉलिटिकल मसला है। इस तरह मैंने कहा, जाहिर है गवर्नमेंट को अगर टीम मना कर देगी तो हमारी टीम को भी हमारी गवर्नमेंट मना कर देगी तो टीम थोड़ी आएगी, जाहिर सी बात है। ये मामला ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है। अभी ये देखें ना, मेरे सामने खबर है, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज ग्रांटेड द एनओसी टू द इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन 4th एडिशन ऑफ T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो वो इसकी हो गई, इसकी इजाज़त हो गई, उसकी नहीं। मामला तो सियासी है ना, ऐसे ही विक्रांत, आप मानते हैं नहीं? वसीम भाई, पहले तो आपने हेडलाइन गलत ये पढ़ी है कि इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ब्लाइंड टीम को इजाजत दी है। दरअसल 3 लेयर होती हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सबसे पहले है, फिर है MEA, और फिर एग्जैक्ट खबर पढ़ दी, उसका अक्स भी दिखाया, लेकिन आप बताइए। जी, मैं वही बता रहा हूँ, जिसने खबर भेजी इंडिया से वो गलत है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो पहला चेक पॉइंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, 15 दिन से वहां पर फाइल अटकी हुई है। खैर, आपकी बात सही है, अगर आप क्रिकेट फैन है, मैं क्रिकेट फैन हूँ, हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो, लेकिन सर ये आज की बात नहीं है। 2008 से ये सरकारों के बीच बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI एक थे तो 1987 वर्ल्ड कप आया ना एशिया में, 1996 में हुआ, 11 में भी पाकिस्तान को होस्ट हो जाता। सो आज PCB और BCCI की लड़ाई से ज्यादा दोनों मुल्कों की है। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये शोएब ने बिल्कुल ठीक कहा जो उन्होंने बोला ना, आपको बता दूं, अंदर खाते काफी हद तक बातें हो चुकी है और ये पोस्चरिंग होती है। अपने मुल्क के आप आवाम के लिए करते ही हैं, आप पोस्चरिंग करते हैं कि हम लड़ रहे हैं। कामरान भाई ने भी बिल्कुल सही कहा, अंदर खाते बात हो चुकी है, हल्की फुल्की कॉम्पनसेशन भी हो जाएगी। आई थिंक पाकिस्तान वांट्स द चैंपियंस ट्रॉफी टू हैपन, क्योंकि देखिए पैसे भी हैं और पाकिस्तान की इज्जत स्टेक पे है। सपोज कीजिए आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, हाइब्रिड मॉडल में हो गई, आपने अच्छी करा दी, तो दुनिया कहेगी यार पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा किया। आज पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, आज पाकिस्तान कहेगी जी हम तो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलने जाएंगे दुबई, पर वो फोरफीट आप कैसे करोगे? दुबई में अगर मैच होगा फोर्स मेजोर में, आपके पास दुबई में सिक्योरिटी रीजन नहीं है, दुबई में डिप्लोमेटिक रीजन नहीं है, आप पॉइंट फोरफीट कर देंगे। सो मेरे कहने का मतलब ये है, अब पाकिस्तान बार्गेनिंग चिप क्या करता है, टेबल पे जाके कहता है अच्छा इंडिया एक काम करते हैं, तुम नहीं आ रहे मत आओ, अब हमारी सरकार भी हमें परमिशन नहीं देगी,
2026 में वर्ल्ड T20 है या वुमेन्स वर्ल्ड कप है या मेन वर्ल्ड कप है। अच्छा, बाय द वे उसमें भी क्या है, श्रीलंका को होस्ट है और मेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को होस्ट है, तो पाकिस्तान कह सकता है हमारे मैच वहां करवाओ। बट ये भी आप जानते हैं कि बीसीसीआई का क्लाउड थोड़ा ज्यादा है। तीसरी बात वसीम भाई, और इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए, लोग आज इसको मजाक सोचेंगे, शोएब भी हैं, कामरान भाई भी हैं और आप भी हैं, शायद आपको ये बात चुभ सकती है, बड़ी गैम्बल होगा ये, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान 2 टीमें खेलती हैं। वो मैच इसलिए बड़ा है क्योंकि दोनों टीमें खेलती हैं, पाकिस्तान भी उसमें खेलता है, इसीलिए उस मैच की इतनी अहमियत है। कल को वो कहते हैं ना जंगल में हर रोज मैं कहूँ शेर आया शेर आया शेर आया, जिस दिन आया उस दिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकली, मैं 2% यहां पे बैठ के इस गैम्बल की बात करता हूं, पाकिस्तान कहता है जी हम नहीं जा रहे इंडिया वर्ल्ड T20 खेलने। इंडिया में अगर वर्ल्ड कप होगा वसीम भाई, वो वैसे ही बड़ा हो जाएगा, उसमें भले मतलब कोई भी टीमें हो, क्योंकि इंडिया में माहौल बन जाता है ना। सपोज कीजिए वो वर्ल्ड कप ठीक हो गया और अचानक से वो जो शेर आया नहीं हुआ कि यार ये तो वर्ल्ड कप हो गया, फिर क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वो गैम्बल अभी लेगा। अभी पाकिस्तान को ये देखना है कि हम इसमें से मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, और आने वाले मुझे लग रहा है जो मैंने पता किया है और जो शोएब को भी शायद इल्म है, हो सकता है इस हफ्ते के एंड में आपको एक रास्ता दिखना शुरू हो जाए, और रास्ता सिर्फ एक ही तरफ जाता है, वो है हाइब्रिड। अच्छा, इस पर मजीद भी बात करेंगे, अभी जरा रिमाइंड करना है शोएब आपसे भी मजीद बात करेंगे आने वाले दिनों में, जो ऑनगोइंग टॉपिक है। कामरान भाई बहुत शुक्रिया, विक्रांत जी बहुत शुक्रिया। और ये ऑनेस्टली आई नो कि जब पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है तो बहुत सारे जज्बात इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं इन्वॉल्व में ऑनेस्टली अपनी एक बहुत न्यूट्रल होकर मैं समझता हूँ कि इसमें वाकई पाकिस्तान ने बहुत एकोमोडेट किया है, एक्चुअली एक से ज़्यादा मरतबा किया है, बार बार किया, और वहाँ से ठीक ठाक एग्रेशन है। इसमें इंडियन टीम को नहीं ब्लेम करता, आवाम को तो नहीं करता ही, इंडियन बोर्ड को भी नहीं करता, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जाहिर मैं बार बार सर कह रहा हूँ गवर्नमेंट मना करते तो बोर्ड क्या कर लेगा। लेकिन वहाँ से बाकी चीज़ों की तरह यहाँ भी इसमें पॉलिटिक्स लाई गई है इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान ने एकोमोडेट किया है बहुत। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। सो जाते जाते यही बात कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल एक न्यूट्रल ओपिनियन है, एक पाकिस्तानी ओपिनियन नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली भारत की मौजूदा सरकार की तरफ से बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों में, बहुत सारी गैर सियासी चीज़ों में सियासत को इन्वॉल्व किया गया। क्रिकेट इज़ नो एक्सेप्शन, बार बार गैर ज़रूरी उसमें मुदाखलत की गई। सबसे बड़ा सबूत ये कि पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। ये ऑप्शन भी दिया गया कि आप वापस चले जाइए अमृतसर वाघा के ज़रिए, फिर वापस आ जाइए। मामला पॉलिटिकल है, और अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को भी इंडिया की मौजूदा सरकार ने सियासत से पाक नहीं रखा है। अब देखते हैं नतीजा क्या निकलता है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेट्स सी, ज़िंदगी से